हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम प्रेगनेंसी का 39th वीक डिस्कस करने वाले हैं। जो 39th वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, इसमें हमारे बेबी में क्या चेंजेस हो रहे हैं और मदर्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो 39 वीक है, 9th मंथ आपका चल रहा है और एक वीक बचा है आपका पूरा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो हम देते हैं वो आने के लिए। सो 39th वीक मतलब कि आपका 9th मंथ है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपको दिया है, मतलब कि डिलीवरी का जो डेट दिया है, उससे अभी एक वीक आपका बचा हुआ है। जानते हैं कि हमारे बेबी में क्या चेंजेस होते हैं। तो हमारा बेबी जो है, उसका वेट जो है वो अराउंड 3 to 3.2 kgs तक होता है। इंडियन बेबीज में थोड़ा वेट जो है वो कम होता है, 3-3.2 kgs, कभी कभी 3.5-4 kgs के भी हमने बेबीज जो है वो देखे हैं, फुल टर्म बेबीज। हमारे बेबी का जो लेंथ होता है, मतलब कि जो हाइट होता है हमारे बेबी का, वो 49 to 53 सेंटीमीटर इतना हो जाता है। अराउंड 18 to 19 इंचेस इतना हमारा बेबी जो है उसका हाइट हो जाता है। अभी इस वीक में बेबी का जो वेट है वो उतना ही रहेगा। मेनली बेबी के जो ब्रेन का साइज है वो बढ़ता है। अभी बेबी का जो ब्रेन का वेट है वो पिछले महीने जो वेट था 4 वीक्स पहले, उससे 30% ज़्यादा हमारे बेबी के ब्रेन का जो वेट है वो बढ़ता है। इसके अलावा फैट डिपोजिशन होता है। बेबी का जो स्किन जो पिंक कलर का था वो अभी वाइट कलर का हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो स्किन है वो अभी थिक हो गई है। तो पहले जैसे एकदम ट्रांसपेरेंट स्किन थी, थिन लेयर था, वो अभी थिक हो गया है। तो इसकी वजह से बेबी का जो स्किन का कलर है, पाम्स का कलर, वो वाइट हो जाता है। इसके अलावा हमारे बेबी के जो मूवमेंट्स है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं क्योंकि एमनोटिक फ्लूइड जो है वो कम हो जाता है। 37 वीक्स के ऑनवर्ड्स बेबी का जो फ्लूइड होता है, बेबी के आजू बाजू जो पानी होता है वो कम होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा में कुछ ब्लड क्लॉट्स फॉर्म होते हैं और ये ब्लड क्लॉट्स फॉर्म होने की वजह से जो बेबी का जो पानी है, एमनोटिक फ्लूइड है, वो जो है कम हो जाता है। कभी कभी कुछ रीजंस भी होते हैं, जैसे कि अगर बेबी का गर्भाशय में ग्रोथ जो है वो कम है, जिसे हम इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं, या फिर बेबी आपका प्रेगनेंसी के वक्त बीपी बढ़ा है, इसकी वजह से भी पानी जो है वो कम हो सकता है। तो इसके बारे में ज़रूर आपने अपना बीपी जो है वो चेक करवाना चाहिए और आपका सोनोग्राफी जो है वो कन्फर्म कराना चाहिए। सो ये हो गया है कि बेबी में हमारे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। इसके बारे में आइए जानते हैं कि मदर्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो 39 वीक्स होते होते आपका जो वेट गेन है वो अराउंड 14 kgs तक भी हो जाता है। इसके अलावा आपको बेबी मूवमेंट्स जो वो एक स्पेसिफिक एरिया में समझते हैं, जहाँ पे बेबी के हाथ और पैर हैं वहाँ पे ये मूवमेंट समझते हैं। जहाँ पे बैक है बेबी का, मतलब कि पीठ है, वो जगह पे मूवमेंट्स जो है वो नहीं समझते हैं। इसके अलावा बेबी का हेड नीचे चला जाता है, तो नीचे जाने की वजह से एक लाइटनिंग क्रॉक्स करके चीज़ होती है, मतलब कि एक पेन होता है जो वजाइना से पैर के तरफ जाता है। तो ये जो वजाइना से पेन पैर की तरफ, ये पेन जो है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बेबी का हेड है जो अभी पेल्विस में चला गया है, उसकी वजह से बेबी के नर्व्स जो है वो प्रेस हो रहे हैं। तो नर्व्स प्रेस होने की वजह से एक पेन, टिपिकल एक पेन जो है वो आपको होता है, जो कि वजाइना से नीचे पैर तक कैरी होता है, रेफर होता है जिसको हम कहेंगे। तो ये पेन जो है वो हम उसे कहते हैं लाइटनिंग क्रॉप्स करके कहते हैं उसको। इसके अलावा आपको जो भी चेंजेस होते हैं उसमें आपको बैकएक जो है वो बढ़ सकता है, ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ बेबीज वेट, योर वेट। इसकी वजह से आपको बैकएक रह सकता है। थोड़ा प्यूबिक पेन, मतलब कि पेट के निचले हिस्से में आगे की तरफ भी पेन रहता है, जिसे हम प्यूबिक पेन कहते हैं। तो ये अगेन प्यूबिक बोन जो है वो थोड़े लूज होने की वजह से ये पेन रह सकता है। उसके अलावा पैरों में स्वेलिंग रह सकता है, कभी कभी हेडेक रह सकता है बिकॉज ऑफ नो दिस चेंजेस, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन में चेंजेस है, इसकी वजह से, या फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से, ये सारे चेंजेस की वजह से आपको हेडेक रह सकता है, इंसोम्निया रह सकता है, मतलब कि आपको नींद नहीं आएगी, ये भी एक चेंज रह सकता है। कोलेस्ट्रॉम रह सकता है। कोलेस्ट्रॉम ये वीक से काफ़ी कॉमन रहता है, मतलब कि
हमारी जो ब्रेस्ट है वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर हो रही है डिलीवरी होने के बाद, मतलब बेबी बॉर्न होने के बाद बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग में जो फर्स्ट एक थिक येलो सिक्रीशन आता है ब्रेस्ट से, जिसको हम कोलोस्ट्रॉम कहते हैं, ये रिच रहता है इन प्रोटीन्स एंड फैट में, ये बहुत ही रिच रहता है। और इसमें एंटीबॉडीज़ भी रहते हैं, आईजीए आईजीएम एंटीबॉडीज़ भी इसमें रहते हैं। तो बहुत एक कॉमन धारणा है कि ये जो पहला दूध है वो इम्प्योर रहता है, तो ये पिलाना नहीं चाहिए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो पहला दूध है, माँ का गाढ़ा दूध जिसे हम बोलते हैं, वो आपने ज़रूर पिलाना चाहिए। और उसके लिए बॉडी जो है वो अभी डिलीवरी के पहले से ही आपकी प्रिपेयर कर रही है, और इसके लिए आपको ये ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज आ रहा है, जो कि बहुत ही नॉर्मल होता है। कुछ ये भी धारणा है कि अगर कोलेस्ट्रॉल सिक्रेट हो रहा है, मतलब ब्रेस्ट में से अगर कुछ सिक्रेशन हो रहे हैं, तो बेबी जो है वो अंदर सेफ नहीं है। ये सब ये मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोलेस्ट्रॉल सिक्रेट हो रहा है तो आपकी बॉडी जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर हो रही है, इससे बेबी को आपके अंदर कुछ खतरा नहीं है। इसके अलावा मदर्स में साइंस ऑफ लेबर्स जो है, फॉल्स लेबर रह सकते हैं, जिसको हम बैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन ऐसा कहते हैं। बैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि पेट जो है वो कड़क आएगा लेकिन पेन नहीं होगा। ये पेट कड़क आना जो है, मतलब कि अ, जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये अराउंड एक 10 मिनट्स के लिए रहेगा। एक सॉरी ये एक अराउंड रहेगा, ये अराउंड 60 सेकेंड्स के लिए, और ये कम हो जाएगा उसके बाद में, उसके साथ पेन नहीं रहेगा आपको। सो ये ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट्स के लिए रह सकते हैं। ये कम हो जाते हैं विथ रेस्ट, विथ यू टेकिंग सम हाइड्रेशन, इसके साथ ये कम हो जाते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं, इसके साथ पेन हो रहा है, तो ज़रूर आपको ये ट्रू लेबर पेन्स हो सकते हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। इसके अलावा साइंस ऑफ लेबर क्या हो सकते हैं, तो आपको पेन्स के अलावा कुछ म्यूकस डिस्चार्ज हो सकता है, जो कि ब्लड टिंज्ड हो सकता है, जिसे हम शो ऐसा कहते हैं। तो ये शो जो है वो अगेन एक साइन ऑफ लेबर है कि आपको अभी लेबर जो है वो चालू होने वाला है, मतलब आपका डिलीवरी का प्रोसेस जो है वो चालू होने वाला है, इसका एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा आपको और सिम्टम्स क्या रह सकते हैं, तो लीकिंग हो सकता है आपको, मतलब कि वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है। पर ये यूरिन लीक है कि एमनियोटिक फ्लूइड लीक है, ये आपने ज़रूर देखना चाहिए। अगेन इसके बारे में काफ़ी वीडियोस में मैंने बात किया है कि कंटिन्यूअस अगर लीकिंग है, मतलब कंटिन्यूअसली ड्रिबलिंग ऑफ वाटर है, तो वो लीकिंग होता है, मतलब कि जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स है बेबी के आजू बाजू, जो पानी का थैली है, वो रप्चर हुआ है। या फिर अगर ये कभी कभी आप जब खांस रहे हो, आप जब कफ कर रहे हो, तभी ये हो रहा है, तो ये यूरिनरी लीक है, और उसमें टिपिकल जो अमोनिया का स्मेल है, यूरिन का स्मेल है, वो रहेगा। सो दिस इज़ अबाउट क्या क्या सिम्टम्स रह सकते हैं लेबर के, इसके बारे में ज़रूर आपने अवेयर रहना चाहिए। उसके अलावा कहाँ पे आपका डिलीवरी होने वाला है, वहाँ का इमरजेंसी नंबर आपने ज़रूर आपके पास रखना चाहिए। वहाँ पे 24/7 अवेलेबिलिटी है क्या डॉक्टर की, और बच्चे की डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है क्या, ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आप, जहाँ पे भी आप डिलीवरी प्लान कर रहे हो, वहाँ पे 24/7 डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी, नर्सेस अवेलेबिलिटी, और बच्चे के डॉक्टर पीडियाट्रिशियंस की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। अगर कुछ कारणवश आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, ऐसा बोला गया है, जैसे कि आपका बीपी बढ़ा है, आपके बच्चे का वज़न कम है, आईयूजीआर है, या फिर आपको डायबिटीज़ है, मतलब प्रेगनेंसी में का डायबिटीज़ है, या फिर बेबी का जो आवर है वो नीचे है, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया ऐसे कहते हैं, पहला आपका सिजेरियन है, या फिर आपका माल प्रेजेंटेशन है, तो ये सारे जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में आते हैं। और ऐसे केसेस में, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में, अपने एक कोई भी टर्शरी केयर सेंटर जो होता है, जहाँ पे सिजेरियन की भी सुविधा हो, ऐसे सेंटर में आपने आपकी डिलीवरी प्लान करनी चाहिए। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक ही डिलीवरी जो है वो टर्शरी केयर सेंटर में हो। बहुत सारे जो अभी इंडिया में जो पीएचसी से लेके जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे भी ये जो सुविधा है वो अवेलेबल है। लेकिन जो भी आपको ये डिलीवरी है, ये प्रॉपरली प्लान करनी है, और ये आपको जहाँ पे
सब सुविधाएं अवेलेबल है, ऐसे ही जगह पे आपने ये जो डिलीवरी है ये करानी चाहिए। सो हमेशा ये सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो एज अ कपल या फिर एज अ फैमिली एक ध्यान रखना है, क्योंकि मदर और चाइल्ड दोनों का हेल्थ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोला जाता है डिलीवरी जो है वो कोई भी लेडी का एक पुनर्जन्म है, ऐसा बोला जाता है। सो ऑफ कोर्स इसमें कुछ कुछ चीज़ें प्रिडिक्टेबल होती है, कुछ चीज़ें जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो स्मूथ होने के लिए आपने ये सारी जो चीज़ें हैं इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए। और ऑफ कोर्स वहाँ पे ही डिलीवरी आपने प्लान करनी चाहिए जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल है, मतलब कि सिस्टर्स, NICU, ICU, ये सारी चीज़ें जो है वो अगर अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट नियर बाय वो अवेलेबल है, ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट कि क्या क्या चीज़ों के बारे में हमने एक माइंड में प्रिपेयर रखना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि बहुत ही ज़रूरी है कि इमरजेंसी नंबर एक आपने ज़रूर रखना चाहिए, हॉस्पिटल बैग आपने ज़रूर रेडी करनी चाहिए, जिसमें कि आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद, क्योंकि आपका मिनिमम स्टे जो है वो 2 दिन के लिए तो भी आपको, अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो 1 से 2 दिन के लिए आपको स्टे करना है, आपका सिजेरियन है तो 3 दिन के लिए आपको स्टे करना है, 3 या 4 दिन के लिए आपको हॉस्पिटल में स्टे करना है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने पहले से ही आपके दिमाग में रख के आपके पैकिंग जो है हॉस्पिटल बैग की वो ज़रूर करनी है। इसके अलावा आपका अगर इलेक्टिवली सिजेरियन सेक्शन प्लान्ड है, मतलब आपका सिजेरियन अगर बोला है किसी कारणवश, जैसे कि आपका बेबी ब्रीथ से है या फिर प्रेजेंटेशन नहीं है, बेबी का आवर नीचे है, कोई भी चीज़ की वजह से अगर आपको सिजेरियन सेक्शन प्लान्ड है ऐसा बोला है, तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन है उसके पहले, मतलब आपको खाली पेट जाना है क्या, आपको क्या क्या और इंस्ट्रक्शन पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स प्रिपेयर करने होते हैं, तो ये सारे जो प्रिकॉशंस है ये आपने आपके डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर आपने ब्लड, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो एक बार कन्वे करना चाहिए, जो भी ब्लड टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, सिजेरियन के पहले कुछ एसेंशियल ब्लड टेस्ट भी हम लोग करवाते हैं, तो वो भी एक बार आपने करवा लेने चाहिए। वायरल मार्कर्स जो होते हैं HIV HbA ये सारी चीज़ें भी हम लोग आपको एडवाइस करते हैं जो कि आपने करानी चाहिए। तो ये हो गया है कि बेसिक टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, क्या प्रिकॉशंस आपने लेनी चाहिए। और ड्यूरिंग लेबर अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका ट्रायल है या फिर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्लान कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपने पेनलेस वजाइनल डिलीवरी के बारे में भी आपने पूछना चाहिए। पेनलेस में हम लोग एक एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जो है एनेस्थीसिया वो देते हैं, जिसमें कि हम एक आपके जो स्पाइन है वहाँ पे एक इंजेक्शन देते हैं, एपिड्यूरल एनास्थीसिया देते हैं, और उससे आपका जो पेन है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन का पेन है वो काफ़ी कम होता है। इसे हम पेनलेस डिलीवरी ऐसा कहते हैं। सो इसके बारे में भी हम एक विस्तार में वीडियो जो है वो बनाएंगे, पेनलेस डिलीवरी क्या होता है इसके बारे में, वो भी आप आपके डॉक्टर से ज़रूर पूछ सकते हो। सो ये दिस वाज अबाउट 39th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और इसके बाद हमारा एक जो हफ्ता बताया 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आएंगे आपके लिए, और उसमें हम जो भी प्रिकॉशंस है उनके बारे में ज़रूर बात करेंगे। सो इस वीडियो में हमने मदर और चाइल्ड में क्या क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में जाना। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, कुछ नया ही इन्फॉर्मेशन आपने इस वीडियो से जाना हो। अगर आपको हमारे ये वीडियोज़ जो है वो पसंद आते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमने इसमें फीमेल फर्टिलिटी रिलेटेड, IVF रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड, मेनोपॉज रिलेटेड, एडोलेसेंट हेल्थ रिलेटेड काफ़ी वीडियोस जो है वो आपके साथ शेयर किए हैं। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल लगे, और ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।